नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही, मेडिकल की पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स को लेकर परिजन चिंतित, सरकार से लगा रहे हैं बच्चों की सुरक्षित वापसी की गुहार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 का रण, भाजपा कांग्रेस दोनों कर रही सरकार बनाने का दावा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने किया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा। उत्तराखंड में मतगणना से पहले आप पार्टी में मतभेद, पार्टी प्रत्याशियों ने की भीतरघात की शिकायत। आप पार्टी कर रही शिकायतों की समीक्षा। उत्तराखंड में स्टूडेंट्स का हंगामा, सरकार पर लगाया खराब क्वालिटी के टेबलेट देने का आरोप। अल्मोड़ा सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स ने की शिकायत। रुड़की पुलिस ने लूट के 2 अलग अलग मामलों का किया खुलासा। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 200 से ज्यादा खातों में गड़बड़ी का है आरोप। और अब खबरें विस्तार से। सल्ट में भले राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट देने की सौगात दी। सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले 10वीं 12वीं छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ने के टैबलेट वितरण किए गए। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज भौनखाल में प्रदेश सरकार ने 10वीं 12वीं पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 131 मोबाइल टैबलेट बांटे। टैबलेट बांटने के कुछ समय बाद टैबलेट में तकनीकी दिक्कतों से टैबलेट खराब हो गए। टैबलेट खराब होने से छात्र छात्राओं में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। छात्र छात्राओं को अब ऑनलाइन पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावक संघ अध्यक्ष मोहिनी मोलेखी ने कहा कि सरकार की ओर से 10वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल टैबलेट फ्री वितरण किए गए। टैबलेट के लिए प्रत्येक छात्र छात्राओं के 12,000 रुपए की धनराशि दी गई और जो टैबलेट दिए गए उनकी क्वालिटी खराब थी। जब हमारे खाते में प्रिंसिपल अकाउंट में 15,72,000 रुपया आया तो कुछ बच्चों का खाता जो है SBI मोहान अल्मोड़ा में था और कुछ बच्चों का खाता SBI उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हरड़ा में था। हमने जो है चेक लगा के और बाइफरकेट करके हर बच्चे के खाते में DBT प्रत्यक्ष स्थानांतरण प्रणाली को अपनाते हुए बहुत फेयर तरीके से हर बच्चे के खाते में हमने पैसा डिपॉजिट करा दिया और बच्चों से कह दिया कि भाई आपकी इच्छा है, आप किस इच्छा से हो कि आपको ये टेबलेट जो आपने पहले प्राप्त कर लिया इसका भुगतान करना है या नया टेबलेट लेना है, आप जो स्वतंत्र हो आप कर सकते हो। हमारा कहीं इसमें कोई रोल नहीं। तो एक हफ्ता चलाई, किसी ने तुरंत चलाई तो उसमें किसी में सिम फिट नहीं हुआ, कोई चल ही नहीं रहा है, किसी का ब्राइटनेस होने पर फोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, फोन स्विच ऑफ हो जा रहे हैं। तो इसमें तमाम समस्याएं हैं जिसके चलते बच्चों ने, उनके गार्जियन ने कहा कि हमको ये टैब वापस करना है, हमको अपना टैब हम अपने पैसे से स्वयं खरीद के आपके स्कूल में वाउचर या पर्चा दे दें। निर्णय लिया गया कि जो टैबलेट बच्चों को दिए गए हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, वो वापस किए जाएंगे और उसके बदले में बच्चे अपने पैसा विड्रॉल करके खुद टैब खरीदें और अपनी कंपनी का, अपनी पसंद की कंपनी का टैब खरीद करके जिससे बच्चे या गार्जियन सेटिस्फाई हो वो टैब खरीद करके हम उसका वाउचर स्कूल में जमा करें। 2 महीने पहले वितरण किए गए थे
हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा, और इनकी क्वालिटी सर बिल्कुल बेकार है। ये किसी बीच में फ्रॉड एजेंसी का काम है जिससे हम इस टैबलेट से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। कैमरा इसका साफ नहीं है और ब्राइटनेस कम करनी है पे हैंग आ जा रहा है और आपकी इससे पढ़ाई में ज़्यादा फर्क पड़ा क्योंकि इसमें PDF डाउनलोड नहीं हो रहे हैं और बार बार हैंग मार जा रहा है। अगर यूट्यूब पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखो तो लोडिंग बहुत हो रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। भाजपा और कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि 10 मार्च का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता से कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को लेकर कांग्रेस खरा उतरेगी। पार्टी ये विश्वास दिलाना चाहती है प्रदेश के युवाओं को कि आगामी 10 मार्च को जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमने वादा किया है कि हम एक तो 4 लाख 5 साल में स्थायी प्रवृत्ति के रोजगार सृजित करेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो न्याय योजना हो, उससे हम लोगों को जोड़ेंगे। और उसके बाद कुड़ी बाड़ी जो हमारी योजना है उसमें जो लोग बाहरी प्रदेशों से आकर अपने गाँव में खेती करके या कुछ पैदावार करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं उनको 40,000 रुपया सालाना सरकार की ओर से दिया जाएगा अपना रोजगार शुरू करने के लिए, स्वरोजगार शुरू करने के लिए। तो जो 8.5 लाख युवा आज शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं सेवा योजन कार्यालय में, उनको भी उदास होने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटी आम आदमी पार्टी मतगणना से पहले ही सरकार बनाने को लेकर मैदान से बाहर हो गई है। बड़ी बात यह है कि पार्टी के प्रत्याशियों ने अब भीतरघात की शिकायतों को भी पार्टी के सामने रखा है, जिसको लेकर पार्टी में भी समीक्षा की जा रही है। हमने जो चुनाव लड़ रहा है वो बीजेपी है और कांग्रेस है। उनका एक पूरा सिस्टम है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, फंड्स हैं, सब कुछ है। निश्चित तौर पर हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते फंड्स को लेकर के, तो हमें उनसे मुकाबला करने की इस मामले में ज़रूरत है भी नहीं। हमें तो ये देखना है कि जो पब्लिक हमें वोट करना चाह रही है या जिस पब्लिक ने हमें वोट किया है उसके मुद्दों को लेकर के हम सड़क पर कितने तरीके से उतर पाएंगे और कितने तरीके से हमने पहले काम किया है। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 साल में जनहित के मुद्दों को सड़क से सदन तक पहुंचाने का जो काम किया है वो सबने देखा है। सरकार बनाने में ही सारी एनर्जी हमारा लगा है, उत्तराखंड को अच्छी सरकार दे सकें। तो जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, नई पार्टी आई है, लोकतंत्र में जो भारतीय परंपरा है, जो भारत की परंपरा है, हमारा जो भारत के लोगों का जो ज्ञान बोलता है वो यही कहता है कि दुश्मन को भी शुभकामनाएं प्रेषित करिए आप। लेकिन ये तो हमारे प्रतिद्वंदी भी नहीं है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी नहीं है, उत्तराखंड में अभी आए हैं। अगर उनकी नीतियां अच्छी होंगी, ईमानदार नीयत होगी, कुछ उनके अगर प्रत्याशी काबिल होंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे वो मत के रूप में। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि वो कोई सीट जीत तो नहीं रहे। कम पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि बीजेपी कभी बैलेट तो कभी ईवीएम से चुनाव को प्रभावित करती है। अब बीजेपी पोस्टल बैलेट को भी प्रभावित कर रही है। राजीव महर्षि ने यह भी कहा कि बीजेपी जीत के लिए कुछ भी हथकंडा अपनाने को तैयार रहती है। पोस्टल बैलेट गड़बड़ी की सच्चाई सामने लाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है, उसका कभी ईवीएम का एक झगड़ा आप सुनते ही आ रहे हैं समय समय पर, कभी पोस्टल बैलेट की गड़बड़ी, कभी जो मतदाता हैं उनको बरगलाने की बात। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है सचेत रहना चाहती है। तो उसने अपने तमाम प्रत्याशियों को भी कहा है कि आप इसको जो है इन जो ये बैलेट जो आप बॉक्सेस हैं इनकी निगरानी जो है ठीक से रखें। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये पुराना जो गड़बड़ करने की जो बात रही है इसकी वजह से हम लोग चिंतित हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जनता ने इतने भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को जिताया होगा कि निश्चित तौर पर अगर वो गड़बड़ी करने का प्रयास।
रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूक्रेन में अशांति और दहशत का माहौल है। ऐसे में वहां पढ़ाई करने गए बच्चों के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। खटीमा में भी 5 मेडिकल के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए परिजनों ने केंद्र व राज्य सरकार से गुहार लगाई है। चकरपुर निवासी मेडिकल स्टूडेंट तुषार सिंह वर्ष 2020 में यूक्रेन MBBS करने गए थे, जो युवाना के फ्रेकविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। यूक्रेन में युद्ध के हालातों में तुषार के पिता भगवान सिंह व उनकी माता अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से भी सैकड़ों की संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स इस वक्त यूक्रेन में युद्ध के हालातों में फंसे हुए हैं। बेटा वहाँ से फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था मेडिकल कॉलेज युवाना में, अभी 3rd ईयर चल रहा है उसका, और वहाँ का माहौल बहुत डिफिकल्ट है। बच्चे जो है बाहर नहीं आ पा रहे, कमरे से अलाउ नहीं है उनको, और सरकार ने कोशिश की है बच्चों को बाहर निकालने की, और हमारा निवेदन है सरकार से कि उनको जल्दी से जल्द जो है हमारे बच्चों को हमारे सकुशल घर पहुँचाने की कृपा करें। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों भारतीय छात्र वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के खटीमा निवासी ऋषभ और उसके दोस्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां खाने की कमी और डर के साए में वे जीवन जीने को मजबूर है। इस बीच पोलैंड के बॉर्डर जा रहे ऋषभ और उसके दोस्त ने सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। यूक्रेन में लवीव में है, उसका नाम ऋषभ लोहिया है। वो MBBS के लिए गया था, डॉक्टरी करने के लिए गया था, लेकिन अभी वो वहाँ पे फंस गया बुरी तरह से। उसको खाने पीने की दिक्कत आ रही है, उनको रहने की दिक्कत आ रही है। वो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, समझ नहीं आ रहा बच्चों को हम क्या करें। हाँ, मेरे बच्चे से बात हुई है तो बोला कि मम्मा यहाँ के हालात बहुत खराब हैं, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें पोलैंड के लिए गए थे, हम लोग अपनी गाड़ी करके गए थे, अपने रिस्क में गए थे, लेकिन वहाँ से भी फिर एंट्री नहीं मिली उन लोगों को, पता नहीं क्या हुआ। फिर वो लोग वहाँ से वापस आए कॉलेज में वापस आए तो फिर अचानक से बोलता है कि सारे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे भी अटैक होने वाला है, तो हमें यहाँ से भी निकलने के लिए बोला गया है। इन दिनों मंगलौर क्षेत्र में वन माफिया बेखौफ प्लांटिंग करने के नाम पर हरे भरे पेड़ों पर आरी चला रहे हैं और विभागीय अधिकारी खामोश बैठे हुए हैं, या फिर यूं कहे कि विभागीय अधिकारी वन तस्करों के साथ साठ गांठ कर मोटी मलाई डकार रहे हैं। जी हां, मंगलौर क्षेत्र में इन दिनों पर्यावरण को चुनौती दे रहे हैं। बेखौफ तस्कर रात के अंधेरे में हरे भरे फलदार पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। रातों रात हरे भरे पेड़ों को काटकर कॉलोनी में तब्दील की जाती है। कोतवाली मंगलौर से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही वन तस्करों ने कॉलोनी काटने के नाम पर रातों रात हरे भरे आम के बाग को काट दिया। उजाला होने तक 3 दर्जन से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं और विभाग को इसकी सूचना तक नहीं है, जबकि दिल्ली हरिद्वार मार्ग से सटे इस बाग को काटा गया है, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन से लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि ऐसे ही कई बाग को काटकर कॉलोनी बना दी गई है और विभाग को इसकी कोई खबर नहीं लगती, जबकि अधिकांश मामलों में विभागीय द्वारा कागजी खानापूर्ति जरूर की जा रही है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि विभागों द्वारा ये लापरवाही साफ दर्शाती है कि कुछ दाल में जरूर काला है। उत्तराखंड के डोईवाला में नवविवाहिता की मेहंदी सूखने से पहले ही उसकी मौत का मामला सामने आया है। युवती की शादी मात्र 2 माह पहले ही पासी के गांव में हुई थी। पहली नजर में यह मामला दहेज हत्या का नजर आ रहा है। दरअसल ये मामला डोईवाला के रानी पोखरी थाना अंतर्गत सिंधवाल गांव का है, जहां विजेंद्र सिंह की पुत्री आरती का विवाह भोगपुर के पवन रावत से 12 दिसंबर 2021 को हुआ था। मृतक युवती के पिता ने रानी पोखरी थाना में तहरीर दी कि विवाह के पहले दिन से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। इससे वह शादी के बाद से ही डरी और सहमी रहती थी। एक दिन पहले
आरती ने बड़ी बहन से फोन करके आपबीती सुनाई थी और फिर उसने फोन काट दिया और आरती से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो सका। पिता ने पुलिस को आरती के पति और उनके परिजनों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके आरती के पति और देवर को गिरफ्तार किया है। उम्र करीब 26 साल है और अभी लगभग 3 माह पहले इसका विवाह हुआ था और इसके जो पति हैं पवन रावत, तो ये बताया गया कि इसकी कुछ इन्होंने रात को कुछ खा लिया, इसके ससुराल वालों ने बताया कुछ और इसको अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने मृत बताया कि मृत लेकर बॉडी मृत लेके आए, तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। पवन रावत और नितिन जो कि इसका देवर है उसको अरेस्ट कर लिया है। रुड़की की कलियर और भगवानपुर पुलिस को ऑनलाइन ठगी और लूट के 2 मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 थानों की पुलिस ने 2 बड़े खुलासों के साथ 6 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रुड़की में एसीपी देहात कार्यालय पर एसीपी देहात परमिंदर सिंह डोभाल ने दोनों घटनाओं का खुलासा किया और पुलिस टीम को बधाई भी दी है। एसीपी डोभाल ने बताया कि भगवानपुर के परिवादी पवन कुमार ने पुलिस को 1-1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की शिकायत की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच की और 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बैंक के एटीएम और नकदी भी बरामद की गई है। आरोपियों ने बताया कि वह 200 से अधिक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन कर चुके हैं। इसके साथ ही कलियर थाना पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और तमंचा बरामद किया गया। चारों आरोपी लूट करने के लिए किराए की कार लेकर आए थे और घटना में चोरी की मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल किया था। है वो उनके अकाउंट से निकाल लेते थे अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र करके, तो ये और भी लोगों के इसमें संज्ञान में आया है और भी लोगों के द्वारा इस तरीके की ठगी इनके द्वारा की गई है, तो हम उनका भी पता लगा रहे हैं। कलियर क्षेत्र में लूट की घटना जनवरी माह में हुई थी, जिसमें वादी का एक मोबाइल फ़ोन के साथ साथ 5,000 रुपये गया था और अन्य घटनाओं का भी कुछ आया था कि भाई इस तरीके की घटनाएं वहाँ पहले भी करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में सीओ रुड़की और इनकी टीम के द्वारा कल सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया है। कल रात इनकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं और लूट का जो भी गया था मोबाइल फ़ोन और जो नकदी जो गई थी वो उसका सफलतापूर्वक उसका अनावरण किया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां बड़े ही राजपूताना गांव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले मतदान अधिकारी के शव को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके चलते थाना बहादुराबाद पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि 6 फरवरी को अभिषेक दुबे का शव मिला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये एक जो अधिकारी थे जो मतदान से संबंधित थे, इनकी डेड बॉडी पाई गई थी और प्रथम दृष्टया इसमें जो कॉज ऑफ डेथ था वो यहाँ पर अनसर्टेन आया था, लेकिन इनके परिवार वालों ने चूंकि इसमें आशंका जाहिर की थी, इसलिए इनकी आशंका को दृष्टिगत रखते हुए इसको एफआईआर में तरमीम किया गया है। इसमें जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यद्यपि उनके शरीर पर कोई चोटों के निशान नहीं थे, उसके अलावा उनको किस स्थान पर जाना था, किन किन लोगों से वो मिले, किन किन लोगों से उन्होंने बात की। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद एनआईटी उत्तराखंड रूप लेने लगा है, जहां एनआईटी के अस्थायी परिसर के फर्स्ट फेज का काम 60% पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अस्थायी परिसर बनाने के लिए एनबीसीसी के साथ एनआईटी उत्तराखंड का एमओयू साइन हो चुका है।
एनबीसीसी को एनआईटी की निर्माण एजेंसी बनाया गया है। श्रीनगर के रेशम विभाग में एनआईटी उत्तराखंड के अस्थायी परिसर की बनाई गई बिल्डिंग दिखने लगी है। इसमें एनआईटी के हॉस्टल और डाइनिंग ब्लॉक बनकर तैयार हो रहे हैं। इनमें एनआईटी के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिनका 60% काम लगभग पूरा हो चुका है, जिससे अब तक 37 करोड़ 72 लाख रुपए का व्यय हुआ है। जबकि अस्थायी परिसर के सेकेंड फेज के कार्यों को करने में 50 करोड़ की धनराशि का व्यय किया जाना है। हॉस्टल का जो है यहाँ जो श्रीनगर में कैंपस में चल रहा है, इसमें फर्स्ट फेज शुरू हुआ है जिसमें 5 बिल्डिंग आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि मार्च तक ये बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगी और इसमें मेनली हॉस्टल और डाइनिंग ब्लॉक ये तैयार होंगे पहले, फिर उसके बाद हम सेकंड फेज में जा रहे हैं यहाँ भी, और उसमें क्लासरूम और बाकी एमिनिटीज़ तैयार होंगी। सर क्या क्या अभी तक हो पाया इन सब चीज़ों में? इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि अभी तक 60-70% तक जो फर्स्ट फेज की हॉस्टल कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। सोमेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में आनंद वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ने विज्ञान के कई मॉडल बनाकर पेश किए। साथ ही विज्ञान प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता का आयोजन कर आज के युग में विज्ञान की उपयोगिता से सभी को परिचित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर हुकुम सिंह बोरा महाविद्यालय सोमेश्वर के डॉक्टर अर्चना सती, डॉक्टर संजय कुमार उपस्थित थे। अतिथियों ने बच्चों के मॉडल की सराहना की, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।